हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम कर रहे हैं EHI 05 के जो सीरीज़ चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो उसी का एक पार्ट आपके सामने लेके आई हूँ। जून 2020 डिस्कस कर रही हूँ। आज का क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो एजुकेशन कैसे डेवलप करी थी जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कॉलोनियल एजुकेशन देखिए, अगर आपको ये देखना है कि क्या कॉलोनियल रूल के अंदर एजुकेशन कैसे डेवलप करी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है, तो आपको एक रिलेशनशिप जानना पड़ेगा कि एजुकेशन और कॉलोनियलिज्म के बीच का क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है कॉलोनियल, तो बहुत सारे लोगों को आई थिंक इसमें ना समझ में आता हो कॉलोनियल क्या होता है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी की तरह यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कॉलोनियल रूल। अब कुछ ऐसे ऑथर्स आए हैं जैसे मार्टिन कार्नोय के और भी कुछ लोग, इन्होंने क्या बोला है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं, कॉलोनियल पावर्स हैं, इन्होंने एजुकेशन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया था कि हम अपना डोमिनेशन बना के रख सकें, अपना वर्चुअस स्थापित रख सकें, और तो और अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकें, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा हमें ज्ञान देना पड़ेगा, है ना। हमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी ज़रूरत होगी, तो क्यों ना इन इंडियंस को ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिया जाए। तो ये इनका अपना स्वार्थ छिपा था कहीं ना कहीं इसके अंदर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर कॉलोनियल कंट्री इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ कॉलोनियल रूल एंड एजुकेशन इज यूज्ड टू अचीव दिस गोल। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये कहते हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना है किसी भी कॉलोनियल कंट्री पर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ के लोगों को थोड़ा एजुकेट करें, और इस एजुकेट करना ही हमारा सबसे पहला गोल रहेगा। किसका? उन लोगों का जो कॉलोनियल सरकार चला रहे हैं। Attempt is made to develop through education a new set of values and justifications of the colonial rule. Thus, education loses its independent identity and becomes subordinate to political power. अब एजुकेशन को इस तरीके से वो लोग दे रहे थे जिसमें नए सेट बना दिए गए थे कि इस प्रकार से वैल्यूज होंगी, और कॉलोनियल जो रूल है उसको जस्टिफिकेशन उसका देने लग गए, सफाई देने लग गए उस रूल की। अब जो पहले जैसे एजुकेशन रहती थी भारत में वो नहीं रही, उसकी कोई अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं रह गई, वो मात्र एक पॉलिटिकल पावर की सबऑर्डिनेट बन के रह गई। मतलब पॉलिटिकल पावर यानी ब्रिटिश, वो जैसा दिखाना चाहते थे खुद को, वैसा ही अब हम देख रहे हैं। New ideas and experiments undoubtedly enrich the existing knowledge, but the colonial country has to pay a heavy price for it. The real beneficiaries of colonial education are selected few who had a specific role assigned by the colonial rulers in the continuation of the colonial rule. अब देखो, अगर बात करी जाए कि इस कॉलोनियल जो इनका डेवलपमेंट था एजुकेशन का, उसकी वजह से अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो कुछ ही लोगों का हुआ है, अगर रियलिटी में बताएं तो। और वो कुछ लोग वो थे जिनको कुछ स्पेशल रोल असाइन किया गया था इन कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा। Colonial education is meant for better control of colonial country rather than its development. कॉलोनियल एजुकेशन का क्या मतलब है? एक बेटर कंट्रोल होना कॉलोनियल कंट्री पर, ना कि उस कॉलोनियल कंट्री का कोई डेवलपमेंट करना। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि वो हमको एजुकेट करके हमारी कंट्री इंडिया का डेवलपमेंट कर रहे थे, वो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। जस्ट वो क्या कर रहे थे? अपना कॉलोनियल रूल को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, अपनी कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। The ultimate outcome of this policy might be different, but the desired object is to control, not to change the colonial country. ये ज़रूर लिख के आना, ठीक है। जो लास्ट में आउटकम लेके आए कि कुछ लोग सच में एजुकेट हो गए, वो बात अलग है, लेकिन इनका मोटिव क्या था? ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे हमारे इंडिया को कंट्रोल करना, ना कि हमारे भारत को चेंज करना और एक अच्छी कंट्री बनाना। ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण था। ये अपने मतलब के लिए ही क्या कर रहे थे? एजुकेशन को इंडिया में लेके आ रहे थे।
अब हम थोड़ा सा एक नज़र ये भी लिखेंगे, जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, अपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब हम इंडिजिनियस एजुकेशन की बात करेंगे। मतलब वो इंडिजिनियस मतलब हमारे इंडिया की अपनी जो एजुकेशन चलती आ रही है, जैसे पहले गुरुकुल होते थे, मदरसास वगैरह होते थे, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, इस सब के बारे में भी आपको थोड़ा सा लिख के आना होगा। The information that we gather from early British records give us a very rough idea about indigenous system of education in the 18th and 19th century India. देखो, ब्रिटिश के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें बहुत ही रफ सा आइडिया मिलता है। मतलब वो तो चाहेंगे भी नहीं ना कि हमें अपने इंडिजिनियस सिस्टम के बारे में कुछ पता चले, तो उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व ही नहीं किया, इसलिए हमें थोड़ा सा रफ ही आइडियाज़ मिलता है एजुकेशन सिस्टम का जो 18th और 19th सेंचुरी में इंडिया में चलता था। उस टाइम पे मदरसास चलते थे, मकताब्स चलते थे मुस्लिम्स के लिए, और तोल्स एंड पाठशालास चलते थे हिंदूज के लिए। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखिएगा, इन वर्ड्स को लिख के ही आओगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। These range from the centers for higher learning in Arabic and Sanskrit to lower levels of institution for schooling people in Persian and vernacular languages. तो आप समझ गए ना, उस टाइम में मुस्लिम लोगों के चलते थे मदरसास और मकताब्स, ठीक है, और हिंदू लोगों के चलते थे पाठशालास, टोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर किस लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था, तो अरेबिक भाषा में पढ़ाया जाता था, संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया जाता था। सो वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, तो बेटा वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है जो लोकल लैंग्वेज होती है, किसी भी एरिया की जो अपनी भाषा होती है, जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती, ये होती है vernacular language. So lack of scientific and secular learning was one of the major limitations of the Center for Higher Learning in those days. लेकिन उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आती थी कि हमारे यहाँ पर साइंटिफिक और सेक्युलर लर्निंग नहीं होती थी। मतलब हिंदू लोग अपने पाठशाला जा रहे हैं, मुस्लिम लोग मदरसा जा रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हायर लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। अदरवाइज प्राइमरी लेवल पे तो पढ़ाई अच्छी चल रही थी। हाउएवर many Hindus attended Persian schools because Persian was then the court language and there were also Hindu teachers in Persian school. लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाते थे, काफ़ी सारे जो हिंदू थे वो पर्शियन स्कूल्स में भी जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में जब ब्रिटिश लोग आने से पहले हमारे यहाँ मुग़ल लोगों का शासन चल रहा था, और मुग़ल लोगों का जो दरबार होता था वहाँ पर पर्शियन भाषा का यूज़ किया जाता था। अब भैया तुम्हें उसी इलाके में रहना है जहाँ राजा ही पर्शियन लैंग्वेज बोल रहा है, तो आप चाहे हिंदू हो या सिख हो या कोई और रिलीजन को धर्म को फॉलो करते हो, आपको उसको सीखना ज़रूरी होगा। तो बहुत सारे हिंदू भी टीचर्स रहते थे पर्शियन स्कूल्स के अंदर। वेदर इट वाज अ टॉल और अ मदरसा, देयर वर सर्टेन कॉमन फीचर्स इन द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो चाहे फिर वो तोल हो या मदरसा, जो हमारा पुराना सिस्टम चला आ रहा है वो काफ़ी उसमें क्या था, कॉमन सिमिलैरिटीज थी। उस ज़माने में जो स्कूल होते थे, मदरसा या पाठशाला जो होती थी, वो ज़्यादातर कैसे चलते थे, अब पैसा चाहिए स्कूल चलाने के लिए, तो जो वहाँ के अमीर व्यक्ति होते थे, उस ज़माने में अमीर व्यक्ति होते थे ज़मींदार, ये लोग जो कंट्रीब्यूशन करते थे उसी से क्या मिलता था, हमें पैसा मिलता था उन स्कूल चलाने का। इन द करिकुलम द मेन एम्फेसिस वॉज ऑन क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत, Arabic or Persian, and the subject of classical Hindu or Islamic tradition like grammar, logic, law, metaphysics, medicine, etc. तो ये subjects पढ़ाए जाते थे, और classical language जैसे संस्कृत और अरेबिक, इन सब पे जोर दिया जाता था। ठीक है, though Sanskrit learning was the exclusive domain of the Brahmins, from the reports available of the early 19th century, we find that non-upper caste and the scheduled caste had also representation in the lower level schools. देखो, संस्कृत की बात करी जाए तो पहले स्टार्टिंग में संस्कृत पढ़ने की इजाज़त सिर्फ ब्राह्मण्स को होती थी, लेकिन हमें ये भी पता चला है सूत्रों की मदद से, रिपोर्ट्स जो भी हमें मिली हैं उसकी मदद से, कि 19th सेंचुरी में जो नॉन अपर कास्ट के लोग होते थे, मतलब कि जो लोग अपर कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे, SC ST लोग, वो भी लोअर लेवल की जो एजुकेशन होती थी स्कूल्स की वो लेती थी। ठीक है,
Women would generally depart from the formal education. In the absence of printing press till 19th century, oral tradition and memory of teachers formed the basis of knowledge and information supplemented with handwritten manuscripts. तो जो औरतें होती थी ना, ये जो औरतें होती थी, इनको अधिकार नहीं था फॉर्मल एजुकेशन लेने का, स्कूल जाने का। एंड जब 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उस टाइम पे किताबें नहीं होती थी, तो ओरल जो ट्रेडिशन था और मेमोरी बेस्ड था, मतलब मैं जैसे अभी आपको पढ़ा हूँ, सिर्फ ये कुछ आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं आपके सामने बैठी हूँ सपोज और मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसको मेरे पीछे पीछे बोलते जा रहे हो और रिवाइज करते जा रहे हो। ये ट्रेडिशन फॉलो होता था पहले। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो बुक्स नहीं थी, लेकिन क्या थे, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी गई हैं। अब उस टाइम किताबें नहीं थी बेटा, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो क्या से लिखते थे, फिर पत्ते पे लिखते थे। ठीक है। द स्टेट हैड लिटिल और नो रोल इन एजुकेशन, तो किंग्स वुड पैट्रोनाइज पीपल फेमस फॉर देयर लर्निंग। टाइम पे ज़्यादा ना स्टेट का या जो भी किंग होता था, राजा होता था, उसका भी कोई खास रोल नहीं होता था कि वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, थोड़ा बहुत ही दिया जाता था। Besides the center for higher learning, which were basically the domain of upper caste, there was a large number of elementary school. देखो, जो हायर लर्निंग की बात करें वो तो ज़्यादातर क्या होता था, बेसिकली अपर कास्ट के लोगों को ही हायर लर्निंग की इजाज़त होती थी उस टाइम पे। लेकिन अगर एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करें, प्राइमरी लेवल के स्कूल्स की बात करें, तो वो बहुत सारे थे। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैड दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स, और आज भी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो गाँव में स्थित हैं, एलिमेंट्री। These were each run by individual teacher with the monetary help of the village जमींदार्स और local elite. Elite group के जो लोग होते थे या पैसे वाले जो जमींदार लोग होते थे, ये उस स्कूल को चलाते थे पैसे देके, डोनेशन देके, और एक इंडिविजुअल टीचर उसको देख रेख करता था एक स्कूल की। ये स्कूल क्या सिखाते थे स्टूडेंट्स को, एलिमेंट्री जो अर्थमेटिक होता है, बेसिक लिटरेसी आनी चाहिए, है ना, कि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत गुणा भाग कर लें, अर्थमेटिक सिखा दिया, या नॉर्मल ज़िंदगी को जीने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है डे टू डे लाइफ की, वो चीज़ें सिखाई जाती थी। और अलग अलग सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के जो बच्चे थे, चाहे फिर वो बैकवर्ड या डिसप्रिविलेज्ड कास्ट के ही क्यों ना हो, वो भी स्कूल को अटेंड करते थे। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाया, बिकॉज कुछ डिक्लाइन आ गए थे। और वो डिक्लाइन क्या हो सकते हैं कि जैसे द इंडियन कास्ट सिस्टम लीडिंग टू सेग्रीगेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ब्राह्मण्स फ्रॉम और मैनुअल स्किल्स of the other caste and status of practical arts, or perhaps the related failure of Indian industrial revolution and nation state to emerge, for which times and technology were not yet ripe, or the dogmatic authoritarian intellectual tendency set on motion by traditional into orthodoxy। तो क्या था बेटा कि काफ़ी सारे, ये पहले तो बहुत सारे मतलब इतने स्कूल थे और दूसरी कास्ट के लोगों को भी आने दे रहे थे, लेकिन कुछ और भी प्रॉब्लम थी, जैसे कुछ ब्राह्मण्स को भी प्रॉब्लम थी। ठीक है। दूसरा, फिर जो हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वहाँ पर फेलियर देखने को मिलता है, इस तरह की चीज़ें। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो कंसंट्रेट करते थे कुछ ही सिटीज़ में, हर सिटीज़ पे नहीं करते थे। जैसे बनारस हो गया, तंजौर हो गया, पुणे हो गया, मदुराई हो गया, नादिया हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब पूरी सिटीज़ पे तो नहीं किया जाता था। फिर जहाँ फोकस नहीं किया जा रहा है, स्कॉलर्स नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी डम हो जाएगा थोड़ा सा। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो एजुकेशन सिस्टम 19th सेंचुरी में था, अर्ली 19th सेंचुरी में जो था, उसके अपने खुद मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। मतलब कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी तो कुछ चीज़ें उसमें बुरी भी थी। एलिमेंट्री स्कूल क्या देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बेसिक एजुकेशन मिल पाए किन लोगों को, रूरल पीपल को, है ना।
और इसका जो करिकुलम होता है वो सेक्युलर होता है अप्रोच के मामले में, एंड रिस्पॉन्सिव होता है प्रैक्टिकल नीड्स में। सेक्युलर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हर धर्म के इंसान के लिए होता है वो। अगर हायर सेंटर्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो वहाँ पर टोल्स और मदरसास होते हैं, जहाँ पर ग्रामर पे, फिलॉसफी पे, रिलीजन पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सेक्युलर एंड साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाया जाता है। और छोटी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसमें बेसिक अर्थमेटिक और ये सब पढ़ाया जाता है। The colonial rulers discarded the indigenous system and replaced it by a system of education of their own. The potential that the indigenous system had as a means of mass education was destroyed. तो जो हमारी जो संस्कृति थी हिंदुस्तान की, चाहे फिर मुस्लिम्स मदरसा में पढ़ा रहे हैं, हिंदू पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, उसको एक तरीके से बर्बाद कर दिया और उसको एक नए सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया कॉलोनियल लोगों ने। In the following section, we would be see how controversy start among different groups about what should be the role of East India Company in the development of education in India. अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या रोल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का in the development of education in India. देखिए कंपनी क्या चाहती थी? द कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड। तो ये मत सोचना कि वो हमें होशियार बनाना चाहते हैं, एजुकेटेड बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति चाहिए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड में, ज़मीन के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सहायता कर सके, क्योंकि लोकल पीपल अपने ज़मीन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उनको लोकल लोगों की ज़रूरत थी और इस वजह से लोकल लोगों को पढ़ाना ज़रूरी हो गया था। Also they wanted to understand the local custom and laws as well. आपने कभी ये बात सुनी होगी कि अगर अपने दुश्मन को हराना है तो उसकी हर छोटी से बड़ी जो भी उसकी इच्छाएं हैं, कमजोरियां हैं, ताकत हैं, जो भी उसके बारे में ना हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। तो वही अंग्रेज भी कर रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि जो भी लोकल रीति रिवाज है, कस्टम्स है, कानून है, नियम है, ये सारे वो अच्छे से समझ पाए। For this purpose, Warren Hastings established the Calcutta Madrasa in 1781 for teaching of Muslim law. और इसी के लिए आपने वॉरेन हेस्टिंग का तो नाम सुना होगा। इसने 1781 में कलकत्ता के अंदर मदरसा को स्थापित किया था, जहां पर मुस्लिम लॉ की पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, अब प्लीज एक चीज और, कलकत्ता को कोलकाता नहीं लिखना है, कलकत्ता ही लिखना है, एंड इंग्लिश में बोलना चाहे तो कैलकटा, क्योंकि इस जमाने में कलकत्ता ही था, कोलकाता नहीं था। इन 1791 में क्या हुआ, एक बनारस के अंदर जोनाथ डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी, जहां पर हिंदू फिलॉसफी और हिंदू लॉ को पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा दो डेट याद कर लीजिए। 1781 में कलकत्ता के अंदर एक मदरसा मुस्लिम लॉ के लिए, और 1791 में बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज हिंदू फिलॉसफी और लॉ के लिए बाय जोनाथ डंकन। The missionaries supported the spread of Western education in India primarily for their pluralistic activities. They established many schools with education only being a mass to, and which was Christianing and civilizing the natives. देखो मिशनरीज कौन थे? ये कुछ क्रिश्चियन चर्च के लोग होते थे। ये आते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये क्या चाहते थे कि हमसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो इनके पास पैसा तो बहुत था, तो ये अपना प्रचार करना चाहते थे, तो बहुत सारे स्कूल इन्होंने भी खोले और उस स्कूल के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन देने लग गए ये लोग, सो दैट थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन भी लोगों तक पहुंचे और इनका धर्म जो है क्रिश्चियनिटी, इसका भी प्रचार हो जाए। The Baptist missionary William Carey had come to India in 1793, and by 1800 there was a Baptist mission in a Serampore, Bengal, and also a number of primary schools there and in nearby. तो आप देख रहे हैं एक बैप्टिस्ट मिशनरी आए हैं अपना एक मिशन लेके,
क्या मिशन है? मेन मिशन यही है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाओ और लोगों को कन्वर्ट कर लो। देखो बुक में डायरेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन इनकी मंशा यही थी कि हिंदुओं को, मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर दो क्रिश्चियनिटी में। The Indian reformers believed that to keep up the times, a modern educational system was needed to spread rational thinking and scientific principle. अब हमारे जो भारत में कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स भी आए हैं, ज्ञानी विद्वान स्कॉलर लोग भी आए हैं, ये मानते थे कि ठीक है हम अपने मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की भी समझ होनी चाहिए, सो दैट हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझ सके, दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सके। चार्टर एक्ट आया था एक 1813 में। ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स क्या? एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर में पहला स्टेप चार्टर एक्ट 1813 में सरकार की तरफ से आया था। ये सरकार ब्रिटिश सरकार है, ठीक है। The action sanctioned a sum of rupees 1 lakh towards the education of Indians in British rule India. This act also gave an impetus to the missionaries who were given official permission to come to India. 1813 के जो चार्टर एक्ट है, इसके अंदर लिखा था कि हम 1 लाख रुपए सैंक्शन कर रहे हैं किसके लिए? शिक्षा के लिए। इंडियंस की ब्रिटिश सरकार ने ऐसा बताया, और इस सब करने की वजह से एक परमिशन भी मिल गई अच्छे खासे तरीके से किनको? मिशनरीज को, कि वो इंडिया में आए और प्रचार प्रसार करें अपने धर्म का। बट यहाँ पर स्प्लिट आ गए गवर्नमेंट में एजुकेशन को लेके, कि एजुकेशन क्या ऑफर करनी चाहिए हमें इंडियंस को। तो सरकार में स्प्लिट आने का मतलब है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मतों में स्प्लिट आना, ठीक है। अब क्या स्प्लिट आया था? देखो यहाँ पर 2 तरह के गुट बन गए थे। द ओरिएंटलिस्ट प्रेफर्ड इंडियंस टू बी गिवन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। एक उसमें से व्यक्ति होते हैं जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, ये चाहते थे कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, इनको अपनी जो इनकी हिंदू फिलॉसफी है या मुस्लिम फिलॉसफी है उसका ही हमें एजुकेशन देनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि हिंदू को तो हिंदू लॉ के बारे में पता होगा, ऐसा नहीं होता है। जो आम आदमी होता है उसको कहाँ पता है कि रामायण में, महाभारत में या हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है ना। इस तरह की चीज़ें आपको भी नहीं पता होंगी बहुत सारी, मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसे आम जनता को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, अपने ही धर्म की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा मानना था ओरिएंटलिस्ट का। ये ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स ही थे। और कुछ लोग क्या थे? वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन का अपनाना चाहिए, जो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं, साइंटिफिक जो समझ होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको बढ़ाना चाहिए। और एक और प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि किस तरह के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या किताब जो भी प्रिंट कराई जाएगी उसमें भाषा कौन सी होगी, लैंग्वेज कैसी होगी। बहुत सारे चाहते थे, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल चाहते थे कि वर्नैकुलर लैंग्वेज हो। मैंने आपको पहले बताया था, वर्नैकुलर लैंग्वेज होती है किसी भी एरिया की लोकल लैंग्वेज, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, है ना। और कुछ लोग क्या चाहते थे कि सारी एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। अब ये तो बात मुद्दे की है ही, कुछ कैसा कह रहे हैं, कुछ कैसा कह रहे हैं। अब इन सारे इश्यूज की वजह से, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार के जो मत आ गए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, इनकी वजह से द सम ऑफ मनी अलॉटेड वाज नॉट गिवन अंटिल 1823। समझ रहे हैं? व्हेन द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिसाइडेड टू इम्पार्ट ओरिएंटल एजुकेशन। अब लोगों में जो मत आ गए थे, मतभेद हो रहे थे ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स में, इनकी वजह से जब 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए देने की बात करी थी, वो भी 1823 तक नहीं दिए गए थे, क्योंकि क्लियर ही नहीं था कि करना क्या है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब 1835 में क्या डिसाइड किया कि वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर को इम्पार्ट करना है हमें इंडियंस को, वो भी मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा। ये किसके द्वारा बोला गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बोला गया था। Bentinck had appointed Thomas Babington Macaulay as the chairman of General Committee of Public Instruction। ठीक है, तो एक कमेटी बनाई गई थी एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक
इंस्ट्रक्शन, इसके हेड बनाया गया था। अगर आपको इतना लंबा नाम याद ना रहे ना, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, आप बस लॉर्ड मैकॉले याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसको आप लिखोगे तो जो चेक कर रहा है कॉपी उसको लगेगा अरे आपको तो कुछ कुछ आता है ना, तो हाईलाइट करके लॉर्ड मैकॉले बस लिख देना कि बेंटिक ने इनको अपॉइंट किया था। ये चेयरमैन थे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के। Macaulay was an ardent Anglist who had absolute contempt for Indian learning of any kind. He was supported by revered Alexander Duff, J.R. Colvin, etc. अब आपको ये नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया, बट आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको याद आई थिंक नहीं रहेंगे। अभी कल परसों में ही आपका 6 को पेपर है, तो आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे, सो कोई बात नहीं है। ऑन द साइड ऑफ ओरिएंटलिस्ट वर जेम्स प्रिंसेप, इनका भी नाम मैं बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने की, बस ये याद रखो कि जो मैकॉले थे वो किसके समर्थक थे, तो भैया वो इंग्लिश वाले लोगों के समर्थक थे। उनका मानना था कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। मैकॉले मिनट्स, क्या होता है ये मैकॉले मिनट्स? रिफर टू हिज प्रपोजल ऑफ एजुकेशन फॉर द इंडियंस। मतलब मैकॉले मिनट्स का मतलब है कि वो उन्होंने जो प्रपोजल दिया था एजुकेशन को लेके इंडियंस के लिए, वो है मैकॉले मिनट्स। तो उन्होंने क्या कहा था? इंग्लिश एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग बिकॉज ओरिएंटल कल्चर वॉज डिफेक्टिव एंड अनहोली। वाह, व्हाट अ ग्रेट, क्या बोल रहा है ये कि इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए भारतीय लोगों को, ट्रेडिशनल नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि डिफेक्टिव है, मतलब हमारी जो फिलॉसफी है हिंदू फिलॉसफी वो डिफेक्टिव है। गजब बात कर दी इसने भी, मैकॉले ने। और बोल रहा है अनहोली है, होली पवित्र चीज को कहा जाता है और ये कह रहा है अनहोली है, ठीक है, मतलब एकदम बुराई कर रहा है, हमारी हिंदू फिलॉसफी की, मुस्लिम फिलॉसफी की बुराई कर रहा है। इसका क्या मानना था कि जो एजुकेशन है, he believed in education of few upper and middle class students. In the course of time, education would trickle down to the masses. This was called infiltration theory. He wished to create a class of Indians who were Indian in color and blood, but English in taste and affiliation. बात देख रहे हो? ये क्या चाहता था कि मैं एक ऐसी क्लास को क्रिएट कर दूं जो कैसी हो, जो रंग, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं अगर कंपेयर करे जाएं यूरोप के लोगों से तो थोड़ा हमारा रंग डार्क होता है, सांवले होते हैं हम उनके कंपैरिजन में होते हैं, और एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ कुछ लोग बहुत गोरे भी पाए जाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल हमारा रंग डार्क होता है और हमारे रंग की वजह से इन ब्रिटिश लोगों ने हमेशा हमको इन्फीरियर दिखाया है, नीचा दिखाया है रंग के आधार पर भी। तो इसका मानना ये था कि मैं ऐसी क्लास पैदा करना चाहता हूँ, एक ऐसी कौम बनाना चाहता हूँ जो रंग में और खून से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन अगर उसकी टेस्ट और उसकी इच्छाओं की बात करी जाए तो इंग्लिश हो जाए, और वो वेस्टर्न एजुकेशन से ही होगा, ऐसा इसका मानना था। 1835 में इसने एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे में और कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन की बात आए कॉलोनियल गवर्नमेंट की तो बाकी कुछ छोड़ देना, बट वुड्स डिस्पैच ज़रूर लिख के आना, ठीक है, वुड्स डिस्पैच ज़रूर लिख के आना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1854 में सर चार्ल्स वुड ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंपनी के। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। 1854 में इन्होंने क्या किया? डिस्पैच किया किसको? देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन लॉर्ड डलहौजी को। दिस इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब आप देखो, कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रेसिडेंट है सर चार्ल्स वुड, ये तो वहां बैठे हैं ब्रिटेन में, और इंडिया में जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी है। अब इन्होंने कुछ भेजा कि ऐसे ऐसे काम करना है, उसको डिस्पैच कहते हैं। जैसे अभी हम कोई रजिस्ट्री किसी को देते हैं तो हम यही तो कहते हैं मैं यहाँ से डिस्पैच कर रही हूँ, ठीक है, उसको डिस्पैच कहते हैं, तो वो हो गया डिस्पैच। और वुड्स इसलिए आगे नाम क्योंकि इनका नाम था सर चार्ल्स वुड। अब इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है इंग्लिश का? क्योंकि इसमें कई सारी रिकमेंडेशन थी। देखो क्या क्या थी। रेगुलर
regularized education system from the primary to the university levels, Indians were to be educated in English and their native language. इसमें बोला गया है कि हमें रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइमरी तक है कि हाई स्कूल है, हमें प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी तक जाना है। यूनिवर्सिटी तक की बात इन्होंने करी। दूसरा इन्होंने बोला कि हमें लोगों को, जो इंडिया के भारतीय लोग हैं, उनको इंग्लिश भी पढ़ाना है और इनकी मातृभाषा को भी पढ़ाना है, इनकी नेटिव भाषा को भी पढ़ाना है। ये चीज़ थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। द एजुकेशन सिस्टम वॉज टू बी सेट अप इन एवरी प्रोविंस, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एट लीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल। तो इन्होंने क्या बोला, देखो प्रोविंस का मतलब उस टाइम आज का स्टेट है, तो ये बोल रहे हैं कि हर एक स्टेट में अपना अपना, हर एक प्रोविंस में अपना अपना एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और हर एक जिले के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, एफिलिएट प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए जिनको हम मदद दे देंगे कुछ, है ना। एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी एम्फोसाइज्ड, जो औरतें होते हैं उनकी पढ़ाई पर भी हमें थोड़ा जोर डालना है, लोगों को जागरूक करना है कि वुमेन्स को पढ़ने दें। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ पर खोली गई हैं, देखो मद्रास में, कलकत्ता में और बॉम्बे में। यहाँ मुंबई मत लिख के आना, जैसे ये मद्रास है, कलकत्ता और बॉम्बे, वही लिख के आना है। ये 1857 में खोली गई थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को 1882 में खोला गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को 1887 में खोला गया था। दिस डिस्पैच आस्क्ड द गवर्नमेंट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल। इस डिस्पैच में क्या बोला गया था कि सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, जैसे अभी फिलहाल कौन है, लॉर्ड डलहौजी जो है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी लोगों की एजुकेशन की। कौन से लोगों की? इंडियन लोगों की। सो इतना लिख के आएंगे ना, आपको देख लेना कितने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और मेरा एक काम और कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।